किसी को भी बताए बगैर काशिफ अपना चेहरा रुमाल से छुपाए लाइबा को अपने साथ लेडी डॉक्टर के पास लाया था। कोई उसे देख न ले इसलिए बार बार अपना रुमाल अपने मुंह पर सही करते वो अपनी बारी का इंतजार करने लगा। इससे पहले ये बात सबको पता चलती वो इस बदनामी की वजह को ही जड़ से खत्म कर देना चाहता था। मोहब्बत उसने कर ली थी लेकिन इस गुनाह को कैसे कबूल कर लेता। वो उसे दुनिया में लाना ही नहीं चाहता था। काशिफ 1000 बार उससे पूछ चुका था कि ये किसका गुनाह है, लेकिन हर बार की तरह वो रोकर एक ही रट लगाती है कि ये उसका ही बच्चा है। अब वो कोई पागल तो था नहीं जो उसकी बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लेता, जबकि इस बात का गवाह खुद था कि वो बढ़ती हुई लड़की है। लेकिन वो उसकी मोहब्बत थी इसलिए कोई गलत कदम उठाकर उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इसलिए 1000 बार पूछा। सवाल हर बार उसके जहन में आता था कि ये किसका गुनाह अपनी कोख में पाल रही है। वो खुद भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसका यही डर काशिफ को पुख्ता यकीन दिला रहा था। अपनी बारी आने पर वल्लाह का शुक्र करता कैबिन में दाखिल हुआ और सारा मसला डॉक्टर की गोश गुजार कर दिया। अभी शादी हुई 1 महीना हुआ है और इसे हमल हो गया है। ये अभी खुद को नहीं संभाल पा रही, बच्चा कैसे संभालेगी, इसलिए आप इसका कोई हल बता दें। वो डॉक्टर से राय चाहता था। उसके बाद ये अपनी कोई बात रखना चाहता था, जबकि लेडी डॉक्टर ये सब सुनकर हैरान हो गई कि ये कैसे कोई सिर्फ जल्दी हमल ठहरने पर ऐसी बात कर सकता है। लेकिन उसे मालूम था उसे क्या करना है। ऐसे केस अक्सर आते रहते हैं। देखते तो उसकी उम्र इतनी कम है, ऊपर से उसे हमल ठहर गया है। उसकी हालत पहले ही इतनी नाजुक है। उम्र उसकी अभी 18 भी नहीं हुई। उसकी जान को तो पहले ही खतरा है और इस बात का अगर किसी को पता चल गया तो सीधा सीधा केस बनेगा और बदनामी अलग से। इसलिए बेहतर है इसे अच्छी खुराक दो, खुश रखो और बच्चे की पैदाइश के बाद 3 साल का वक्फा कर लेना। लेडी डॉक्टर की बातें सुनकर अब वो खुद भी सख्त परेशान हो गया था। इसलिए उसकी फीसें देता लाइबा का हाथ सख्ती से पकड़ता उसे घसीटते हुए घर ले आया। जोर से दरवाजा खोलते उसकी कुंडी चढ़ाकर उसे बालों से दबोचते फिर से पूछने लगा, बता किसका गुनाह अपने पेट में लेकर घूम रही है। लाइबा डर से उसे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। बस उसके आगे हाथ जोड़कर बार बार माफी मांगते एक ही बात को दोहरा रही थी कि ये तेरा ही खून है। काशिफ एक मेहनती और खुश इखलाक लड़का था। गांव में मुश्किल से 5-8 पढ़कर वो उर्दू पढ़ लेता था और यही उसकी मशहूरी की वजह थी। जिसकी भी चिट्ठी आती वो पढ़कर सुनाता, साथ अपनी जमीन पर खेती बाड़ी भी करता। माँ उसके मोहल्ले भर की खबरें यहाँ से वहाँ करने में ही वक्त गुजार देती। बाप तो जोरों का गुलाम था, मजाल जो उसकी बीवी के आगे जुबान भी खोले। लेकिन काशिफ दबकर रहने वालों में से नहीं था, वो दबाने वालों में से है। मजाल जो उसकी किसी बात से कोई इत्तेफाक न करे। खेती बाड़ी करते उसकी नजर अक्सर भटककर सामने कुछ मकान की जानिब चली जाती, जहाँ इतनी कड़ी दोपहर में लाइबा रोज कपड़े फैलाने आती थी और वो काम करते उसका दीदार करता रहता। जबकि लाइबा तो उसकी तरफ ध्यान भी ना देती और अगर नजर पड़ती भी तो गुस्से से देखती। और थोड़ी देर में एक लड़का भी उसके साथ आकर बैठ जाता और वो दोनों हंसकर बातें करते और यहाँ काशिफ का खून खोल उठता। असद लाइबा का फूफो जात था जिसे वो पसंद करती थी। कच्ची उम्र की पसंद थी, उसे बहुत अच्छा लगता था। असद से बातें करना पिछले 4 महीनों से ये सिलसिला चल रहा था। काशिफ को तो लाइबा पहली नजर में ही पसंद आ गई थी और उसकी नाक चढ़ाने वाली आदत उसे उसकी तरफ माइल कर देती। लेकिन पिछले 1 महीने से उसका यूं छत पर बैठकर उस लड़के से हंस हंस कर बातें करना और लाइबा की नजरों में पसंदीदगी के रंग काशिफ को एक फैसला लेने पर मजबूर कर चुके थे। उसने फैसला ले भी लिया था। अपनी माँ को जाकर लाइबा का बताते और उसके घर रिश्ता भेजने को कहा था। उसका अटल फैसला जानकर उसकी माँ भी खामोशी से रिश्ता लेकर लाइबा के घर चली गई। इशफाक लाइबा का बाप जो पहले ही काशिफ को पसंद करता था, उसने फौरन हामी भर ली थी। रिश्ते की वो क्यों ना हामी भरता। गांव भर के सबसे मशहूर लड़के का रिश्ता आया था जो मेहनती भी था, अच्छा खासा कमा भी लेता था और उससे लाइबा की शादी करके इशफाक की कितनी इज्जत बढ़ जानी थी। ये सोचते उसने कुछ ही दिनों में लाइबा का निकाह भी पढ़ा दिया था। काशिफ बहुत खुश था, उसे अपनी मनचाही बीवी मिल गई थी। आज वो उसकी हो गई थी और उसी खुशी में वो लाइबा की असद के साथ की गई हरकत में फरामोश कर गया था, क्योंकि असद काफी देर से लाइबा को इशारा कर रहा था। उसने लाइबा का हाथ अपने हाथ में ले लिया था तो लाइबा भी असद को छोड़कर काशिफ की तरफ मतवज्जा हो गई। आज उनकी शादी की पहली रात थी, लेकिन सुबह काशिफ का मिजाज उसे उखड़ा उखड़ा सा महसूस हुआ। वो परेशान हो गई कि उसे क्या हो गया जो मेरी मोहब्बत का दम भरता था। अब अचानक उसे एक ही रात में उसकी मोहब्बत कहाँ चली गई। फिर सारी बातों को परे रखते वो काम में मसरूफ हो गई। कुछ दिनों तक काशिफ का रवैया वैसे ही था, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सही हो गया। अब वो उसका ख्याल रखता था। उनकी शादी को दूसरा महीना होने वाला था और लाइबा की हालत खराब रहने लगी। कभी सर में शदीद दर्द रहता तो कभी उल्टी कर देती। काशिफ सारी सारी रात उसका सर दबाता। एक दिन जब ज्यादा तबीयत बिगड़ी तो काशिफ, जो शख्स पहले से ही शकी था, वो उसे खुफिया तौर पर दूर किसी दाई के पास ले गया। जब उसने लाइबा उम्मीद से होने की खबर सुनाई तो वो डरती काशिफ की तरफ देखने लगी। जो उसका डरना देखकर वो खफा हो गया।
वो उसे घर ले आया। अब उसके यहाँ तो एक जान पहचान थी, अगर किसी को पता चल जाता तो उसके लिए मुसीबत बन जाती, और वो तब क्या करता। ये सब सोचते ही उसके जहन में एक तरकीब आई, जिस पर अमल करते किसी को भी बताए बगैर काशिफ अपना चेहरा रुमाल से छुपाए लाइबा को अपने साथ लेकर गाँव से थोड़ी दूर एक लेडी डॉक्टर के पास आया था। कोई उसे देख न ले, बार बार अपने रुमाल अपने मुंह पर सही करता। वो अपनी बारी का इंतजार करने लगा। उससे पहले ये बात सबको पता चल जाती, वो इस बदनामी की वजह को ही जड़ से खत्म कर देना चाहता था। मोहब्बत उसने कर ली थी, लेकिन इस गुनाह को वो कैसे कबूल कर लेता। नहीं, वो इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहता था। काशिफ 1000 बार उससे पूछ चुका था कि ये किसका गुनाह है, लेकिन हर बार की तरह वो रोकर एक ही रट लगाती कि ये उसका ही बच्चा है। लेकिन उसने यकीन ना किया, जबकि उसकी बात का गवाह वो खुद था कि वो लड़की उसकी मोहब्बत थी। इससे कोई गलत कदम नहीं उठाकर उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इसलिए 1000 बार का सवाल बार बार उसके जहन में आता, ये किसका गुनाह अपनी कोख में पाल रही है। वो खुद भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसका यही डर काशिफ को पुख्ता यकीन दिला रहा था। अपनी बारी आने पर वो अल्लाह का शुक्र अदा करता, कैबिन में दाखिल हुआ और सारा मसला डॉक्टर के गोश गुजार कर दिया कि अभी शादी हुई है, 2 महीने हुए और इसे हमल हो गया है। ये अभी खुद को नहीं संभाल पा रही, बच्चा कैसे संभालेगी, इसलिए आप इसका कोई हल बता दें। वो डॉक्टर से राय लेना चाहता था, इसके बाद ये अपनी कोई बात रखना चाहता था। जबकि लेडी डॉक्टर ये सब सुनकर हैरान हो गई कि ये कैसे कोई सिर्फ जल्दी हमल ठहरने पर ऐसी बात कर सकता है। लेकिन उसे मालूम था उसे क्या करना है। ऐसे केस अक्सर आते रहते थे। देखें, एक तो इसकी उम्र इतनी कम है, ऊपर से इसे हमल ठहर गया है। इसकी हालत पहले ही इतनी नाजुक है, उम्र इसकी अभी 18 भी नहीं हुई। इसकी तो जान को भी खतरा है, और इस बात का अगर किसी को पता चल गया तो सीधा सीधा केस होगा और बदनामी अलग से। इसलिए बेहतर है इसे अच्छी खुराक दो, खुश रखो और इस बच्चे की पैदाइश के बाद 3 साल का वक्फा कर लेना। लेडी डॉक्टर की बातें सुनकर अब वो खुद भी सख्त परेशान हो गया था। इसलिए उसकी फीस देते लाइबा से कहा, सख्ती से उसका हाथ पकड़ते उसे अपने साथ घसीटते हुए घर ले आया। धाड़ से दरवाजा खोलते उसकी कुंडी चढ़ाकर उसे बालों से दबोचते फिर से पूछा था, बता किसका गुनाह अपने पेट में लेकर घूम रही है। लाइबा डर से उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी, बस उसके आगे हाथ जोड़कर बार बार माफी मांगती, एक ही बात को दोहरा रही थी कि ये तेरा ही खून है। काशिफ उस पर एक नफरत भरी नजर डालते खुद बाहर चला गया। वो लाइबा को मरने के लिए छोड़ नहीं सकता था। वो उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो इस बच्चे को भी नहीं अपनाना चाहता था। उसने फैसला कर लिया था कि वो उसे कभी बाप का प्यार नहीं देगा और उसके पैदा होते ही अपनी असल संतान को इस दुनिया में ले आएगा और उसे प्यार करेगा। उसे नहीं पता ये किसका गुनाह था। अब काशिफ को यकीन हो चला था कि ये जरूर असद की ही औलाद है, लेकिन अब वो उसकी औलाद भी उससे दूर रखेगा, उसको उसके घर में उलावारसों की तरह रखेगा। असद का बदला अब वो इस मासूम जान से लेने का सोच चुका था, जो अब इस दुनिया में आई भी नहीं थी। अब तो काशिफ का रोज का काम बन गया था। आते जाते वो लाइबा को यही ताना देता कि अपने यार की औलाद को पेट में रखा है तो अब नखरे ना कर और घर के सारे काम भी वही करे। वो भी खामोशी से सारे काम करती रहती। ये बात काशिफ को और इश्ताल दिलाती कि वो आगे से कुछ कहती भी नहीं थी। ये 9 महीने कैसे उसने गुजारे ये वही जानती थी। फिर सुबहान की पैदाइश पर सब बहुत खुश हुए थे। काशिफ के माँ बाप भी हर जगह मिठाई बांट रहे थे। अगर कोई खुश नहीं था तो वो काशिफ था। लाइबा जब भी सुबहान की तरफ ध्यान देती, काशिफ उसे अपने कामों में लगा देता। उसने एक बार भी उसको अपनी बाहों में नहीं लिया था, न उसे बाप की शफकत और बाप का प्यार एक बार भी महसूस करवाया था। इसीलिए माँ ने भी उसे मानूस नहीं हुआ था। अब भी कमरे से उसके रोने की आवाज साफ बाहर आ रही थी, लेकिन काशिफ ने सख्ती से मना किया था कि पहले मेरे पैर दबाओ फिर अंदर जाना। वो खामोशी से उसके पैर दबाते बार बार कमरे की तरफ देख रही थी, जहां उसका लखते जिगर भूख की वजह से निढाल होकर रो रहा था। जैसे ही काशिफ की आंख लगी, वो फौरन अंदर गई और तड़प कर अपने बेटे को गोद से लगाती उसको खुराक देने लगी। लेकिन उसे दिल में काशिफ से सख्त नफरत भी महसूस हुई और खौफ भी। अब वो काशिफ के आने से पहले ही सुबहान को उसकी खुराक दे देती थी, लेकिन फिर भी उसे जिद करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। अब तो लाइबा को भी इन सब की आदत हो गई थी। उसकी जान खुलासी तब हुई जब उसे 1 साल बाद फिर से उम्मीद होने की खबर मिली। अब तो काशिफ के पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। खुशी से सारे गांव में मिठाई बांटी थी। सब उसे पागल कह रहे थे, ये तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे इसकी पहली औलाद हो। अब उनको क्या पता था कि वाकई उसकी तो पहली ही औलाद आने वाली थी। खैर से उसने इस बार एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। काशिफ की माँ ने तो नाक चढ़ाया था बेटी की पैदाइश पर, लेकिन काशिफ तो मिनाल से प्यार करते ना थकता। वो उसकी अपनी औलाद थी, उसका अपना खून। वो क्यों ना उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता, उसका ख्याल रखता। वो जब भी घर आता मिनाल के लिए जरूर कुछ न कुछ लेकर आता और सुबहान बाप के पास आता था। उसे यूं ही वहाँ छोड़कर मिनाल को गोद में ले लेता और उससे मुंह मोड़ लेता। लाइबा खून के आंसू रह जाती अपने 3 साला बेटे को यूं देखकर। लेकिन अब वक्त के साथ साथ लाइबा भी सुबहान से दूर होती जा रही थी। उसका मानना ये था कि यही मनहूस जिसके आने की खबर सुनते ही उसका महबूब शोहर उससे दूर हुआ था, और अब भी कभी कभार झगड़ा उठता तो सुबहान की सवालिया जात पर आकर रुक जाती।
وہ ماں تھی، پوری طرح لاپرواہ نہیں ہو سکتی تھی۔ آخر اس کا اپنا خون تھا، اس کی پہلی اولاد، جسے اس نے بہت مشکلوں سے پیدا کیا تھا۔ کاشف پھر سے سگا ہو گیا تھا۔ اب کا رویہ اس کے ساتھ اگر اچھا نہیں تھا تو برا بھی نہیں تھا۔ وہ کیا ایک بچے سے بدلہ لیتا، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اسد کی اولاد ساری سہولیات ہوتے ہوئے بھی اس سے دور رہا، بلکہ یوں ہی بغیر باپ کے رہا۔ لائبہ کو اللہ نے ایک اور بیٹے سے نوازا تھا۔ وہ تو پوری طرح اپنے بچوں میں مصروف ہو گئی تھی، گھر کے کام، اور پھر بچے کبھی کبھی جب چڑ جاتی تو ایک کک لگا دیتی۔ سب سے زیادہ وہ جو اس کے عتاب کا نشانہ بنتا تھا۔ وہ سبحان کی طبیعت اب اچانک سے خاموش ہو گئی تھی۔ وہ 5 سال کا بچہ اب کوئی ضد نہیں کرتا تھا، مار کھا کر ایک کونے میں جا کر رو لیتا تھا، حسرت سے اپنے بہن بھائی کو کھیلتے اور نئے کپڑے پہنتے دیکھتا تھا۔ کاشف کو اس کی حالت دیکھ کر کبھی کبھی افسوس ہوتا، لیکن تھوڑی دیر میں وہ پھر سے اس کی ذات سے لاپرواہ ہو جاتا۔ لائبہ کے یہاں ایک اور بیٹی آئی تھی، اب اس کے 4 بچے تھے۔ وہ سارا دن کام کرتی تھی، بچوں کو دیکھتی۔ کاشف کام سے آتا تو وہ بچوں کو لیتا۔ کاشف پھر سے پہلے والا کاشف بن گیا تھا۔ اپنی محبت کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کے وہ بھیانک اباب بند کر چکا تھا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سبحان بیمار ہوا تو طبیعت سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اب تو لائبہ بھی پریشانی سے اسے کبھی کسی طبیب کے پاس لے کر جاتی تو کبھی حکیم کے پاس۔ جب اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی کہ وہ سوکھ کر ہڈیوں کی طرح ہو گیا تو خوف خدا کرتے اس نے ترس کھا کر سبحان کو اپنے ساتھ لیا اور ملتان آ گیا۔ باقی بچوں کو وہ گھر دادا دادی کے پاس چھوڑ کر آئے تھے۔ یہاں بڑے ہسپتال میں جب اسے لایا گیا تو بچے کی اس حد تک خطرناک حالت دیکھتے اسے فوراً داخل کر لیا گیا اور کاشف لائبہ کو اچھی خاصی باتیں سننے کو ملا۔ کیا یہ آپ کی اپنی اولاد ہے جو اس طرح کا سلوک کیا آپ لوگوں نے؟ اگر ابھی بھی کوئی دیر کر دیتے تو یہ بچہ مر جاتا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر کاشف نے سوچا تھا مر ہی جاتا، لیکن پھر اپنی سوچ کو جھٹک کر وہ ان کی باتیں سننے لگا جو اب ٹیسٹ کروانے کا کہہ رہے تھے، اور عین اندازے کے مطابق سبحان کسی مہلک مرض میں مبتلا ہو گیا تھا جس کے لیے وہ جیسا لفظ استعمال کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وقت پر ہمیں اس کا بون میرو نہ ملا تو بچہ جان سے جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے تمام اعضاء کام کرنا چھوڑ رہے تھے، اور اگر مکمل طور پر انہوں نے کام کرنا بند کر دیا تو اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور اب وقت دور نہیں تھا جب وہ سب ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ بون میرو کی خرید جتنی ڈاکٹر نے بتائی تھی تو وہ ساری زندگی بھی کما لیتا تو بھی اتنا پیسہ نہ آتا اس کے پاس وہ خرید سکے، اور اس وقت اس کے میچ کا کہیں سے بھی نہیں مل رہا تھا، لیکن ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ماں باپ کا یا بھائی بہن کا میچ کر سکتا ہے۔ بچے تو ان کے سارے چھوٹے تھے، باقی بچے وہ دونوں خود لائبہ کو دیکھ کر ہی ڈاکٹر منع کر دیا تھا۔ اب وہ زبردستی کاشف کو اپنے ساتھ ٹیسٹ کرنے کے لیے لے گئے۔ ایک طرح سے کاشف خوش تھا کہ اب اس کا تو میچ کرنا نہیں تھا، اب لائبہ کو اسے سچ بتانا ہی پڑے گا، اور جب تک وہ گئے اور اسد دوسرے شہر سے آئے گا تب تک تو سبحان اس دنیا سے چلا جائے گا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم وہ آرام سے ٹیسٹ کروا کر بینچ پر بیٹھا ہوا تھا جب ڈاکٹر دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے تھے اور خوشی سے اسے یہ بتایا کہ اس کا اس کے بیٹے کے ساتھ میچ کر گیا ہے، اس لیے جلدی سے ان کے ساتھ چلیں۔ کاشف یہ سنتے ہی ہکا بکا ہو گیا تھا، مانو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کا مطلب پچھلے اتنے سال سے وہ جس سے نفرت کرتے آیا تھا، جس کو کم تر نیچ اور ناجائز کہتے آیا تھا، وہ اس کا اپنا بیٹا تھا۔ سب سوچوں کے درمیان کا پروسیجر ختم ہو گیا، اسے پتہ بھی نہیں لگا، لیکن بون میرو ملنے کے باوجود بھی ڈاکٹر نا امید نظر آ رہے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے پاس موجود مسجد میں گیا تھا اور وضو کرتے ہوئے رب کے آگے گڑ گڑا رہا تھا، اسی بیٹے کے لیے جس کی تھوڑی دیر پہلے خود سے جان چھوٹ جانے کی دعا کر رہا تھا۔ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اپنی بیوی کے اوپر شک کیا، اپنے ہی بچے کو اس کے باپ کے ہوتے ہوئے یوں ہر چیز سے دور رکھا ہے، اسے ہر ایک چیز کے لیے ترساتا رہا۔ یا میرے رب میری گناہوں کی سزا اس معصوم کو نہ دے، بس ایک بار اسے ٹھیک کر دے، میرے مولا ایک بار اسے ٹھیک کر دے، میں زندگی بھر تیرا یہ احسان نہیں بھولوں گا، لائبہ سے بھی معافی مانگ لوں گا، بس میرے بچے کو بچا لے میرے مولا۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر وہ اپنی کی ہوئی ہر زیادتی کا اعتراف کر رہا تھا۔ بے شک وہ ذات معاف کرنے والی ہے۔ جب واپس آئے اسے یہ خوشی کی نوید دی گئی کہ اس کا بچہ اب خطرے سے باہر ہے، لیکن اس میں کچھ نمایاں معذوریاں پائی گئی ہیں، جیسے اچانک اسے کسی بھی وقت جسم میں درد اٹھ سکتا ہے، سانس اس کا پھولنے لگے گا، اس لیے وہ زیادہ دوڑ نہیں سکتا، بال بھی اس کے جھڑیں گے، یا پھر شاید نظر بھی کمزور ہوگی۔ اس سے بڑی اور کیا سزا اسے ملنی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کی پہلی اولاد معذوری کے استہانے پر کھڑی تھی، لیکن اس نے توبہ کر لی، اب وہ اپنا سارا وقت اس کو ہی دیتا، اس کی ہر خواہش اس کے بولنے سے پہلے پوری کر دیتا۔ سبحان بھی پہلے کی طرح سب کے ساتھ بولنے لگا تھا، لیکن جب اس کی کھانسی شروع ہوتی تو وہ اس کے آنسو نکل آتے، تھوڑی دیر بعد جب وہ نارمل ہوتا تو چشمہ صحیح کرتے پھر سے مسکرا دیتا، لیکن کاشف تو مسکرا بھی نہیں سکتا تھا، اس نے بے ساختہ اپنے لختے جگر کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ لائبہ سے بھی وہ معافی مانگ چکا تھا، لائبہ نے بھی بتا دیا تھا کہ وہ اسد کو پسند ضرور کرتی تھی، لیکن تب کچی عمر تھی، اسے کچھ نہیں پتا تھا، لیکن جب تم سے شادی ہوئی تو میری زندگی میں بس تم ہی تھے، لیکن پھر ایک غلط فہمی کی وجہ سے سب برباد ہو گیا، اور یہ بات
بھی ان ڈاکٹر کی وجہ سے ہی پتہ لگی تھی کہ پہلی رات کو جو واقعہ ہوا تھا آج کل وہ بہت عام ہے۔ لڑکیاں بھی اچھل کود کرتی ہیں یا وزن اٹھاتی ہیں تو ان کا پردہ بکارت ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ سب سن کر کاشف کو اپنی سوچ پر بہت افسوس ہوا تھا۔ وہ لائبہ کے سامنے سخت شرمندہ تھا، لیکن ابھی وہ یہی کہہ رہا تھا کہ آخر اس کے بیٹے کو یہ مہلک بیماری نہ ہوتی تو کیا اسے پتہ لگتا کہ وہ اس کی اولاد ہے۔ اسے یہ سوچ کر سخت پشیمانی ہوتی۔